तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि हम दिल्ली में बारिश के बीच जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें अभी पहुंचे हैं, वहां पे पहुंचे हैं। और आज जो है सहारा से हमारे साथ सहारा निवेशकों की तरफ से सफ़ी अहमद जी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। आज इस पूरे दिन आज दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन इसके बीच भी सफ़ी अहमद जी काफ़ी ये कागज़ों का बंडल लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या है इनके आने का मकसद, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो नवजागरण चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और देखने वाले सभी सदस्यों को। आज मैं सीआरसी सेंटर आया हुआ था दिल्ली के अंदर में, और इस आज पे मैं यहाँ आया हुआ था कि मेरे पास करीब करीब 50 से 60 केस आए हुए थे, जिस केस के अंदर में बहुत दिनों से करीब करीब कोई 1.5 साल हो गया, कोई 1 साल हो गया, कोई 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल होने के बावजूद भी जो है आज भी सीआरसी रिफंड पोर्टल जो बना हुआ है, उस रिफंड पोर्टल पे जो है आज भी उसे अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। और बहुत केस ऐसे आए हुए हैं जिसमें जो है अभी तक सीआरसी रिफंड पोर्टल जो है वो फार्म को ही चेक नहीं किया है, वो अभी तक चेक ही नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है। तो हम जो है आज वो सारे फाइल लेके यहाँ सीआरसी सेंटर आए हुए थे कि वहाँ जाके और इसके लेके इंक्वायरी करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम सीआरसी कार्यालय यहाँ दिल्ली में हम पहुँचे तो यहाँ पता ये चला कि जो बाहर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर, तो जब मैंने इनसे ये कहा कि मुझे सीआरसी कार्यालय जाना है कुछ इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने सख्त मुझे बोला गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। और सहारा से रिलेटेड जो है कोई भी व्यक्ति जो है अलाउ नहीं है, क्योंकि उनको जो है ऊपर से ही रोक दिया गया है और आप अंदर और मैंने बहुत प्रयास भी किया कि क्या पता मुझे जाने के लिए मिल जाए। उन्होंने बोला कि आप 1 नंबर गेट पे जाएं। हम 1 नंबर गेट पे गए, लेकिन वहाँ 1 नंबर गेट पे जाने के बावजूद भी जो है मुझे अंदर जाने का अनुमति नहीं मिला। और फिर मुझे निराशा ही लगा, और निराशा के बाद जो है फिर मैं बाहर आ गया। उसके बाद भी मैंने कोशिश किया कि शायद कहीं मुझे जाने दे, क्योंकि मैं काफ़ी दूर दिल्ली के, एक तरीके से सोचिए कि दिल्ली के एक लास्ट कोने से मैं यहाँ आया हुआ था और केस लेके आया हुआ था कि मुझे भी कुछ न कुछ सलूशन मिल जाए सीआरसी से। लेकिन सीआरसी कार्यालय के अंदर जाने के लिए मुझे मिला ही नहीं। लेकिन अब इससे तो एक चीज़ जाहिर हो रहा है कि सीआरसी क्या सोच रहा है सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के लिए। जब सहारा के पीड़ित जमाकर्ता का कोई भी कंप्लेन लेकर अगर हम कार्यालय आते हैं, और जब कार्यालय में ही हमारी कोई सुनवाई नहीं होगा, तो फिर मेरी सुनवाई होगा तो कहाँ होगा? सहारा का ऑफिस तो खुला है नहीं कि सहारा के ऑफिस में जाके काम हो सके। जब सीआरसी इसकी जिम्मेवारी लिया है कि सहारा के जमाकर्ता का एक एक पाई जो है हम उनको वापसी करेंगे पोर्टल के जरिए, तो जब हम यहाँ कार्यालय आ रहे हैं और कार्यालय में भी अगर मेरी बात नहीं सुना जाएगा, तो फिर कब सुना जाएगा? फिर हम लोग गुहार लगाएं तो कहाँ जाके गुहार लगाएं? अब इससे क्या है कि मुझे निराशा हुआ। अब जो कस्टमर अगर दिल्ली के होंगे, जो कस्टमर खुद यहाँ की इंक्वायरी अगर करना चाहेगा, तो उस कस्टमर को सोचिए कि कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब मेरे जैसा व्यक्ति दिल्ली के एक कोने से आ रहा है यहाँ 2 घंटा 3 घंटा सफ़र करके, और 2 घंटा 3 घंटा सफ़र करने के बावजूद भी अगर मेरे को यहाँ पे कोई आश्वासन सही से नहीं मिल रहा है, तो सरकार, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार जो है हमारे हित में सोच रही है, ये सहारा के जमाकर्ता के हित में सोच रही है। क्योंकि इससे एक ही अनुमान लग रहा है कि हम लोगों के हित में ना तो सरकार कोई काम कर रहा है, ना कोई ठोस कदम उठा रहा है, और ना ही सहारा हम लोगों के लिए भुगतान के लिए कोई अपने तरफ से ठोस कदम उठा रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये एक यहाँ देश भर के लिए एक तरह से एक उम्मीद है, ये जो ऑफिस है सहारा का सीआरसीएस सेंटर जो बना है भारत सरकार की तरफ से जी, तो जितने भी देश भर से जो पीड़ित जमाकर्ता है, जिनके पास अब कोई उम्मीद नहीं है जी, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो जब ये सेंटर जो है यहाँ पे उनकी एक उम्मीद लगती है कि चलो भारत सरकार के हाथ में है हमारी फाइल, तो हमें एक उम्मीद है कि हमारा पेमेंट मिलेगा। जब उसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ कोई आता था तो उसकी जो भी दिक्कतें थी वो दूर होती थी। एक एक करके लोग यहाँ आते थे देश भर से।
लेकिन जब यहाँ हमेशा के लिए उनको आना ही बंद कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा एक तरह से, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो किससे अपनी बात रखेंगे? देखिए, अगर मेरा खुद का अपना मानना ये है कि अगर हम सीआरसी कार्यालय की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है किसी पब्लिक के हित में सोच रहा है। क्योंकि अगर पब्लिक के हित में सोचता तो आज जैसे मैं सीआरसी कार्यालय आया तो मेरी बातों को सुना जाता। जब मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जो दिल्ली के अंदर में है, जब दिल्ली के व्यक्ति की बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली से बाहर से अगर कोई अदर स्टेट से आके अगर यहाँ पे आके अपना इंक्वायरी करता है, या भारत सरकार जो अपने हैंड में ले रखा है भुगतान करवाने की जो जिम्मेवारी ले रखा है, अगर भारत सरकार ही अपनी जिम्मेवारी से अगर वो पीछे हट रहा है, तो आप सोचिए कि फिर जो जमा करता है वो कैसे भारत सरकार पे या सीआरसी जो इस चीज की जिम्मेवारी लिया है, कैसे उस पे भरोसा या यकीन किया जाए। क्योंकि वो हमारे यकीन पे तो खड़े नहीं उतर रहे हैं। आज हम आए, आज हमें जब अंदर एंट्री करने के लिए नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो भारत सरकार हमारे हित में तो नहीं सोच रहा है। भारत सरकार आज भी अगर लग रहा है तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो सहारा के हित में सोच रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सहारा के कुछ, मुझे जो अपना अनुमान या जो मेरा खुद का अपना मानना है कि सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जो आज के डेट में जो पेमेंट आ रहा है, वो भी पेमेंट उन्हीं व्यक्ति का आ रहा है, जैसे लग रहा हो कि सहारा के कुछ अधिकारियों से मिला हुआ है, और उन सभी अधिकारी जिस कागज को वेरीफाई कर दे रहा है उसका पेमेंट आ जा रहा है, और जिसका वेरीफाई नहीं कर रहा है उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने अभी दिखाया ना कि ये पूरे थैले के अंदर में कम से कम 60 से 70 फाइल है, और ये वो फाइल है जिसके अंदर में अभी तक सीआरसी जो है कागज को वेरीफाई ही नहीं किया है। तो जब सीआरसी वेरीफाई ही नहीं करेगा तो फिर इस कस्टमर को पेमेंट कहाँ से मिलेगा? अब ये कस्टमर तो आस लगा के बैठा हुआ है भारत सरकार पे कि भाई भारत सरकार जो है सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाया तो हमारे हित में बनाया है, लेकिन आज 2 साल होने के लिए जा रहा है इस पोर्टल को, और 2 साल में आज भी सहारा के जमाकर्ता जो वो वहीं के वहीं है। 10,000, 5,000, 20,000 या 50,000 दे देने से सहारा के जमाकर्ता का कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, बल्कि वो प्रॉब्लम। एक बात ये नोट करने वाली है कि आप एक तरफ से ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि, और जो सीआरसीएस सेंटर है, कि वहाँ से पेमेंट उन्हीं लोगों को हो रहा है जो उनके करीबी हैं या उनसे जो जुड़े हैं। लेकिन अगर जो जुड़े हैं और करीबी हैं उनकी भी बात करें तो 5,000 करोड़ वो बता रहे हैं हमने खत्म भी कर दिए जी। तो जब करीबी लोगों में ही 5,000 बट गए करोड़, तो फिर बाकी लोगों का कैसे भला होगा? एकदम सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये मैं एकदम 100% मैं कह सकता हूँ कि अगर उन सभी का डेफिशिएंसी, अब मेरे पास जो कागज है इनका क्यों नहीं उन्होंने वेरीफाई किया? हाँ, समझने वाली बात है। या सीआरसी ने इसका जो कंप्लेन नंबर सीआरसी में आया, सीआरसी ने क्यों नहीं सहारा से इसके बारे में डिटेल मांगा कि भाई ये भी कंप्लेन नंबर आया हुआ है, इसका अभी तक आपने क्या किया? जो 2 साल होने के लिए जा रहा है, जिसका अभी तक फाइल चेक नहीं हुआ। हमने इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जिसमें हमने मेल भी किया हुआ है, सीआरसी का जो मेल बना हुआ है हमने उस पर मेल भी किया हुआ है। और सीआरसी का जो टोल फ्री नंबर है, आप उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, टोल फ्री नंबर पे चाहे आप सुबह फोन मिला लीजिए या रात को 12 बजे मिला लीजिए, वो कभी कोई उठाता ही नहीं है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सहारा से मिला हुआ है, और सहारा और सीआरसी दोनों अपना गुनाह भाग कर रखा है। सहारा वेरीफाई जो करके देता है फाइल, उसको सीआरसी पेमेंट रिलीज कर देता है। जिसका फाइल नहीं देता है वेरीफाई करके, वो फाइल वैसे ही कूड़े के भाव में दबा हुआ पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो मैं फाइल सबूत के साथ में आपको दिखा सकता हूँ, जो 1.5 साल 2 साल पुराना फाइल है, जिसका 10,000 रुपए आया और अभी तक 40,000 नहीं आया, और 5,000 करोड़ भी बट गया। बहुत बड़ी बात है, आप सोच के देखिए। अच्छा, क्या ऐसा कोई आदमी है जिसको 10,000 मिलने के बाद दोबारा कुछ आया हो? एक भी आदमी? सर, 10,000 मिलने के बाद मेरे पास अभी कागज है, और उस कागज में उस व्यक्ति को 10,000 मिला फर्स्ट फेज में। जब सेकंड फेज चालू हुआ तो 50,000 मिलना था, तो अब उस व्यक्ति को 40,000 और आना था, लेकिन अभी तक उसका 40,000 नहीं आया। तो जब उसने पहले 10,000 रुपया सीआरसी ने जब उसको भेजा, तो सीआरसी के पास तो इसका सारा डिटेल है। तो जब 10,000 सीआरसी से डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ तो 40,000 अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन सीआरसी ने अभी तक जो है उसको 40,000 ट्रांसफर नहीं किया। अब जो वो कस्टमर है, वो कस्टमर हमसे पूछता है कि भाई साहब क्या हुआ, अभी तक इस पे क्यों नहीं सोल्यूशन निकला? अगर वो, अब जाहिर ये हो रहा है
मेरा खुद सभी जमाकर्ता से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना अपना पेपर उठाएं और 2, 4, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए खर्च करके ना डायरेक्ट सीआरसी कार्यालय आए और सीआरसी कार्यालय में आप अपना पेपर दिखाएं और यही पूछें कि आप हमारा डेफिशिएंसी या जो भी प्रॉब्लम है 2-2 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। और सीआरसी से सवाल करें कि आपने सहारा से इस केस के लिए कितनी जानकारी लिया, या सहारा के बैठे हुए जो अधिकारी हैं जो इस केस को देख रहा है उससे आपने इस केस पे कितना इंक्वायरी किया। क्योंकि अगर लेकिन यहाँ तो घुसने ही नहीं दे रहे हैं, फिर वो लोग कैसे सर आएंगे? यही चीजें तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम सहारा के जमाकर्ता के साथ हैं, तो कहाँ सहारा सरकार जो है सहारा के जमाकर्ता के साथ है। अगर साथ होता तो मैं इस बारिश में आके दोपहर में हम यहाँ परेशान क्यों होते। मैं घर से सुबह 9 बजे निकला हुआ हूँ, मुझे यहाँ पहुँचने में 3 घंटा लग गया बारिश की वजह से। बस से सफर करके आ रहा हूँ, 100-200 रुपए में खर्च करके आया हूँ। और खर्च करने के बाद भी अगर मुझे सीआरसी सेंटर में जो अधिकारी हैं जब उनसे ये कागज दिखाने के लिए मेरे को कुछ ऑर्डर ही नहीं हो रहा है, जब मुझे अंदर एंट्री करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो मैं कागज दिखाऊं तो किसको दिखाऊं। अब ये पूरा कागज लेके मुझे मायूस होके वापसी जाना होगा। अब फिर देखेंगे 10 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं दोबारा फिर आऊंगा मैं यहाँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या दोबारा मुझे एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। अगर इस तरीके से काम होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सहारा के जमाकर्ता को 100 साल तक में भी यहाँ सीआरसी रिफंड पोर्टल से पेमेंट मिल जाएगा। क्योंकि अगर सरकार जनता के हित में सोच रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार जनता के हित में सोच रही है। अगर चल रहा है बिहार में और बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो क्या लग रहा है जो सहारा के असंतुष्ट निवेशक हैं वो किसके साथ जाएंगे? सरकार के साथ जाएंगे कि खिलाफ जाएंगे? देखिए, मैं तो बिहार के हर पीड़ित जमाकर्ता से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बार जो है ना आप लोग घर में ना बैठें, घर से बाहर निकले और वोट जरूर करें। वोट ये नहीं कि हम सरकार के खिलाफ कर रहे हैं या किसी दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं या विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। वोट एकदम करें, लेकिन वोट उसके पक्ष में करें जो हमारी बात को सुन सकें। इन सरकार को भी हमने देख लिया, 2012 से देख रहे हैं, 2014 से देख रहे हैं। 2014 से जब जो अभी तत्कालीन सरकार है जब वो आया तब हम लोगों को आश्वासन ये दिया गया था कि अब ये जो सरकार आई है वो सहारा के हित में सोचेगी, लेकिन सहारा के हित में ना सोच के सहारा के लिए और जमाकर्ता के लिए और परेशानी खड़ा कर दिया। तो बिहार के जनता से मेरी गुजारिश है कि वोट करें, लेकिन विपक्ष के प्रति करें, क्योंकि इस सरकार को भी आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल देख लिया। जब 8 साल में जब ये सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रहा है तो दूसरे को चांस देना चाहिए। क्या पता दूसरा हमारा साथ दे, क्या पता हमारा ब्याज के साथ हमारा पैसा निकलवा के दे। तो जब ये सरकार, जब अगर दूसरा सरकार भी अगर आता है और वो भी अगर नहीं सुनता तो उसे भी 5 साल में हटा दो। सिंपल, जो सरकार हमारे हित में सोचेगा, गरीब जनता के हित में सोचेगा, सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के हित में सोचेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। लेकिन जो सरकार हमारे हित में नहीं सोचेगा हम उसके साथ कहीं से खड़े नहीं। चलिए, तो ये थे शफी अहमद जी जो आज आप देख रहे हैं। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जहां सीआरसीएस का ऑफिस है और उसके गेट पे एक तरह से हम खड़े हैं रोड पे। और चूंकि अंदर जाने की एंट्री नहीं है और भारी बारिश के बीच जब ये दिन भर आज परेशान हुए तो इन्होंने हमें फ़ोन किया और फिर हम आए कि आके देखें, ये सूचना जो भी है वो आप तक पहुँचाएँ। तो